हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम ऑपरेशंस एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम लॉ को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई वांट दैट यू राइट डाउन ऑल द नोट्स एंड द कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, as far as the operation of Muslim law is concerned, like the Hindu law, Muslim law is personal law. The personal law means which is applicable to particular person or community. देखो फ्रेंड्स, जहाँ तक हिंदू लॉ की बात है वो एक पर्सनल लॉ है, वैसे ही मुस्लिम लॉ भी एक पर्सनल लॉ है। फ्रेंड्स, in the first lectures of Muslim law, I had already discussed that personal law is the law means which is applicable to particular person और community। जो particular person पर और community पर जो अप्लाई होता है लॉ, उसी को हम पर्सनल लॉ कहते हैं। इसके अलावा एक टेरिटोरियल लॉ होता है जो पर्टिकुलर टेरिटरी में लागू होते हैं, उसको हम टेरिटोरियल लॉ होते हैं। जैसे इंडियन पिनल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सब टेरिटोरियल लॉ है। तो फ्रेंड्स, आगे we are discussing here the operation of Muslim law. So if we see that the law of Sunnis and Shia differ, but the followers of the same sect whether in Algeria or in India are governed by the same law। देखो, जहाँ तक सुन्नी लॉ और शिया लॉ की है वो उसमें डिफ़र है, क्योंकि लेकिन जो फॉलोवर हैं सेम सेक्ट में, जैसे कि सुन्नी लॉ के फॉलोवर हैं या शिया लॉ के फॉलोवर है, वेदर इन अल्जीरिया में या इंडिया में, आर गवर्न बाय सेम लॉ, वो सेम लॉ से ही गवर्न होते हैं। यानी कि शिया लॉ के जितने भी स्कूल हैं उन पर सेम जो है लॉ जो है अप्लाई होगा, वैसे ही सुन्नी के जितने भी सब सेक्ट है उन पर सुन्नी लॉ ही अप्लाई होता है। Second point which must be noted that all rules of Muslim law are not applicable in India. The Muslim in India are governed by some matters of Muslim law only। देखो, जो दूसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुस्लिम लॉ से संबंधित जो रूल्स है वो सभी रूल अप्लाई नहीं होते इंडिया में, उसमें से कुछ रूल ही, कुछ लॉ ही मुस्लिम पर इंडिया में अप्लाई होते हैं। जो पावर ऑफ कोर्ट इज़ टू अप्लाई मुस्लिम लॉ टू मुस्लिम इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड रेगुलेटेड पार्टली बाय स्टैट्यूट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रीड विद आर्टिकल 225 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, जो पावर है कोर्ट की मुस्लिम लॉ को अप्लीकेशन करने की मुस्लिमों पर, वो पावर उनकी डिराइव्ड हुई है ब्रिटिश पार्लियामेंट्स द्वारा, जो स्टैट्यूट्स, जो कानून पारित किए गए हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले कई कानून जो है मुसलमानों के लिए आया, जैसे मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट है 1913 का, या डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है, या जो उनका शरीयत एक्ट है 1937 का। ये सब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बिफोर इंडिपेंडेंस जो है पारित किए गए थे, और उन्हीं कानूनों को जो है अब भी वो मुसलमानों पर लागू होते हैं। लेकिन ये कहता है कि उसमें आर्टिकल 225 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो है उसके सब्जेक्ट टू है। यानी कि आर्टिकल 225 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि बिफोर इंडिपेंडेंट जो हाई कोर्ट को जो जुडिक्शन थी वो उनकी जुडिक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो प्रिजर्व की गई है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वो अप्लाई होते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर सारे मुस्लिम लॉ को अगर हम देखें तो उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो रूल है फ्रेंड्स जो लेजिस्लेचर्स द्वारा डायरेक्टली मुसलमानों पर अप्लाई होते हैं, जैसे उनके सक्सेशन से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित रूल हैं, वो मुसलमानों पर जो है अप्लाई होते हैं। एक वो रूल है जो मुसलमानों पर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस के बेस पर अप्लाई होते हैं, जैसे रूल ऑफ प्रीएम्पशंस के रूल हैं, वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस के बेस पर मुसलमानों पर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि थर्ड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कि मुसलमानों पर अब अप्लाई नहीं होते,
जबकि पार्टी अगर दोनों पार्टी मुसलमान हैं तब भी अप्लाई नहीं होते, जैसे कि मुस्लिम क्रिमिनल लॉ है या मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस है, क्योंकि अब इंडियन पिनल कोड है या इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो सभी सेक्टरों पर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब पर अप्लाई होते हैं, और वो जो है मुसलमानों पर भी अप्लाई होते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ या एविडेंस एक्ट अब नहीं है। देखो फ्रेंड्स, इस लेक्चर्स के जो दूसरा सबसेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ को हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहता है कि मुस्लिम लॉ जो अप्लाई होता है वो उन मुसलमानों पर होते हैं जो मुस्लिम बाई बर्थ होते हैं, ये और दूसरे मुस्लिम बाई कन्वर्जन से होते हैं। जहाँ तक मुस्लिम बाई बर्थ की बात है, जहाँ पर वहन ए पर्सन इज बोर्न एज ए मुसलमान, जहाँ कोई व्यक्ति मुस्लिम बॉर्न होता है, यानी कुछ के जो दोनों पेरेंट्स मुस्लिम है, तो वहाँ तो कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं, इसलिए जो उस पर मुस्लिम लॉ ही अप्लाई होगा। और द बर्डन ऑन प्रूफ लाई दोज हु असर्ट कॉन्ट्रेरी, और लेकिन वहाँ पर जो अपोजिट पार्टी है वो ये अगर ऑब्जेक्शन रेज करती है कि वो मुस्लिम नहीं है, तो वहाँ प्रूफ जो है अपोजिट पार्टी को ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स। नंबर एक तो ये कहता है कि ए पर्सन हु हैज़ बीन बोर्न इन मुस्लिम फेथ एज नेवर एंड हैज़ नेवर बीन प्रूव्ड टू हैव अडॉप्टेड एनी अदर रिलीजन मस्ट बी हेल्ड एज मुस्लिम। देखो, जहाँ कोई व्यक्ति मुस्लिम फेथ में ही अगर उसका बोर्न हुआ है, वो जन्म हुआ है, और वो कभी ये प्रूव नहीं है कि उन्होंने कोई दूसरा रिलीजन अडॉप्ट किया हो, तो उसको मुस्लिम ही माना जाएगा। दूसरी बात, जहाँ ये कहता है कि वेयर इट इज़ नॉट सोन नॉर एलेज्ड दैट पार्टीज आर शिया, देयर इज ए प्रिजम्पशन दैट पार्टीज आर सुन्नी। देखो, जहाँ पर ये दिखाया नहीं गया है, ना ही ये कोई कंटेंशन रेज की गई है कि पार्टी शिया है, तो वहाँ एक प्रिजम्पशन भी है कि पार्टी जो है सुन्नी होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर सुन्नी है। एक चीज़ और भी यहाँ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जहाँ पर मान लीजिए कोई मेल और फीमेल मुस्लिम किसी फेथ का, शिया का या सुन्नी का है, और वो अगर शिया सुन्नी में के फेथ को अडॉप्ट कर ले या सुन्नी शिया के फेथ को अडॉप्ट कर ले, तो वहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो न्यू जो सेक्ट और सब सेक्ट है उससे ही गवर्न होगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। नाउ वी विल कम ऑन द मुस्लिम बाई कन्वर्जन है। ए नॉन मुस्लिम हु हैज अटेंड मेजॉरिटी एंड इज ऑफ साउंड माइंड में एम्ब्रेस इस्लाम इन एनी ऑफ टू मोड्स। जहाँ पर कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, और वो व्यक्ति यदि मुस्लिम होने से पहले अगर नॉन मुस्लिम रहा है, और अगर उसकी मेजॉरिटी की एज है और वो साउंड माइंड है, तो वो इस्लाम को जो है अपना सकता है, इस्लाम में कन्वर्ट हो सकता है, मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो दो तरीके से हो सकता है फ्रेंड्स। या तो वो अपने आप को ये डिक्लेयर कर दे कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके मैसेंजर है, इस बात पर अगर विश्वास करता है तो वो मुसलमान बन जाएगा। या वो ही मे गो टू मॉस्क टू ए पर्सन हु इज़ वेल वर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी वेयर ही अटर्ड कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूलुल्लाह बिफोर इमाम वेयर ही इज़ गिवन ए मुस्लिम नेम बाय इमाम। या वो व्यक्ति मॉस्क में चला जाए और वहाँ जो भी इमाम है उसके सामने जो है कलमा को पढ़े। कलमा मतलब या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर वो पढ़ दे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके मैसेंजर है, तो वहाँ भी फ्रेंड्स जो और वहाँ वो उसको इमाम जो है उसको अगर कोई मुस्लिम
नाम दे दे तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार दो तरीक़ों से एक व्यक्ति जो कन्वर्ट हो सकता है मुस्लिम रिलीजन में। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान देने की, जो कन्वर्जन होगा ना वो कन्वर्जन जो है बोनाफाइड होना चाहिए। ये बोनाफाइड होना चाहिए वो कन्वर्जन। यदि बोनाफाइड नहीं है तो फ्रेंड्स उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक मुस्लिम जो रिलीजन में वो कन्वर्ट नहीं माना जाएगा। इसमें मेजोर काफ़ी अथॉरिटियाँ भी है। इसमें एक रिखिया बेबी वर्सेस अनिल कुमार का केस था। इसमें क्या था कि एक हिंदू वुमेन थी और उसने इस्लाम को अपना लिया इन ऑर्डर ताकि वो अपने हस्बैंड से छुटकारा मिल कर सके, क्योंकि उसका हस्बैंड इम्पोर्टेंट था। इट वॉज हेल्ड दैट हर कन्वर्जन टू इस्लाम वॉज नॉट बोनाफाइड एंड वॉज इफेक्टेड विद देयर फॉर इनवैलिड एंड इनइफेक्टिव। तो क्योंकि उसका मोटो जो है इस्लाम में जाने का नहीं था, वो तो अपने हस्बैंड से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसका मोटो बोनाफाइड नहीं था और इसलिए उसका कन्वर्जन जो है इनइफेक्टिव इनवैलिड माना गया। कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिटल राइट, जहाँ तक फ्रेंड्स इस्लाम के में कन्वर्ट होने के बाद मैरिटल राइट की बात है, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कन्वर्जन टू इस्लाम बाय वन ऑफ स्पाउस व्हेन सच कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन ए कंट्री सब्जेक्ट टू मुस्लिम लॉ, in a country when the law of Islam is not law of land. In the first case, when one of the party convert to Islam, he said should offer to Islam to other party, and if other refuses. देखो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ें हमें देखनी है कि जहाँ पर एक व्यक्ति अगर इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो उसके कन्वर्जन का उसके मैरिटल राइट पर क्या असर पड़ेगा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उसका कन्वर्जन उस कंट्री में हुआ हो जहाँ पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है, मतलब मुस्लिम लॉ ऑफ लैंड हो, पहली बात। और दूसरा उस कंट्री में हो जहाँ इस्लाम लॉ ऑफ लैंड नहीं है। तो पहले केस में तो वो व्यक्ति जो कन्वर्ट हुआ है इस्लाम के अंदर, वो जो है अपने जो दूसरा पार्टनर है, दूसरी पार्टी है, दूसरा स्पाउस है, उसको ये कहेगा कि वो ऑफ़र देगा उस इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। यदि वो ऑफ़र को स्वीकार नहीं करता है तो उनकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। दूसरे केस में फ्रेंड, जहाँ पर मान लीजिए इस्लाम लॉ ऑफ कंट्री नहीं है और वहाँ पर अगर मान लीजिए वन ऑफ स्पाउस अगर कन्वर्ट होता है तो वहाँ जो मैरिज है वो 3 महीने के बाद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, उसमें एक चीज़ जो है, जैसे सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हम जब हिंदू लॉ डिस्कस करेंगे तब भी और मुस्लिम लॉ डिस्कस कर रहे हैं तब भी, हमें एक चीज़ जो है हमें कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। उसमें ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर उसका कन्वर्जन बोनाफाइड नहीं है तो फ्रेंड्स उसकी मैरिज जो फर्स्ट मैरिज है वो इप्सो फैक्टो डिसॉल्व नहीं होती है और पर्सन जो कन्वर्ट हुआ है वो बाईगैमी के लिए लाइबल हो सकता है। जैसे कि मान ली कोई हिंदू है, अगर हिंदू ने कोई इस्लाम कन्वर्ट कर लिया और उसने दूसरी शादी कर ली तो और वो पहली मैरिज जो है उसकी वैलिड ही रहेगी, वो उसका
कन्वर्जन से उसके फैमिली मैरिज पर जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो पर्सन जो बाईगैमी के लिए लाइबल होगा। ये थोड़ा हमें कंसेप्ट जो है ध्यान में रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम में ये पूछ लेते हैं। अब फ्रेंड्स आता है कि पर्सन सब्जेक्ट टू मुस्लिम लॉ। When the questions whether a person is a Muslim or not, it will decide according to the principle of particular sect which he prefers or allies to belong to। देखो फ्रेंड्स, जहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति मुसलमान है या नहीं है और उस पर कोई मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर उसका जो प्रिंसिपल वहाँ पर ये क्वेश्चन जो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर सेक्ट विच ही प्रोफेस और एलिज टू बिलोंग टू। देखो वहाँ पर जो पर्टिकुलर सेक्ट में अगर वो ये कहता है कि जी मैं तो सुन्नी हूँ और सुन्नी जो है स्कूल को अपना जो है अडॉप्ट करता हूँ, तो वहाँ पर सुन्नी लॉ अप्लाई होगा। अगर वो कहता है CLO को मैं करता हूँ तो CLO अप्लाई होगा। However, a person who claims to Musliman but his conduct in the past do not recognize sect of Musliman, then the court will apply the law to him which will be in accordance with good justice, equity and good conscience। देखो जहाँ पर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन उसका अगर पास्ट कंडक्ट देखें तो उससे ये नहीं पता चलता कि वो मुसलमान है या नहीं है, तो वहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस के बेस पर। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, अब एक जो है उसमें फ्रेंड्स अगर वो सुन्नी लॉ से संबंधित है और अगर डिफेंडेंट जो है सिया लॉ से संबंधित है, कोर्ट जो है उस सूट को सिया लॉ के तहत ही उसको डिसाइड करेगी। ये ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा सा आप नोट्स के पर्पज़ के लिए मैं इसको बता देता हूँ। द मुस्लिम लॉ ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्ट विल बी अप्लाइड वेयर बोथ द पार्टीज टू ट्रांजेक्शन आर मुस्लिम ऑफ द सेम सेक्ट, बट इफ द पार्टीज आर नॉट मुस्लिम आर of the same sect, the right of the party would be determined on in accordance with the law of defendant. For example, if Shia marries a Sunni woman and he files a suit for restitution of conjugal right, Sunni law will be applied। तो ये ध्यान रखना है, जो डिफेंडेंट का जिस सेक्ट से बिलोंग करता है वो ही लॉ जो है अप्लाई होगा। अब एक आता है कि मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू नॉन मुस्लिम। It is policy of court is that where party to sue differ in religion or do not belong to the same school of Islamic law, the law of defendant would be applied। It means that if one of party is suit is Muslim but the other is non-Muslim, the Muslim law is applied if defendant is Muslim। देखो मान लीजिए जहाँ दो पार्टी जो है, एक पार्टी तो अगर हिंदू है, एक पार्टी मुस्लिम है। अगर कोई मान लीजिए हिंदू कोई मुसलमान के खिलाफ सूट लाता है और वहाँ मुस्लिम क्योंकि डिफेंडेंट हो गया, तो वहाँ पर ये कहता है कि मुस्लिम लॉ ही अप्लाई होगा, वहाँ पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। जो डिफेंडेंट का जिस रिलीजन से, जिस सेक्ट से डिफेंडेंट बिलोंग करता है फ्रेंड्स, उसी का ही लॉ अप्लाई होगा। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक जनरल पॉलिसी है कि कोई भी अगर डिफेंडेंट जिस सेक्ट या रिलीजन का से बिलोंग करता है तो वहाँ पर ही जो फ्रेंड्स उसी का ही जो लॉ अप्लाई होता है। एक चीज़ हमें और देखेंगे कि कोई भी मान लीजिए कोई मुस्लिम वोमेन है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया और वो कन्वर्ट हो गई किसी दूसरे रीजन में और वो मुस्लिम नहीं रही,
उसके बाद भी वो ये कहती है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वो सूट फाइल कर सकती है। जैसे कि सेक्शन 4 है डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट का, जो सेक्शन 4 ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का है, तो वो वोमेन जो है कन्वर्ट तो हो गई इस्लाम में, लेकिन उसके बाद भी वो डिक्री ऑफ डिजोल्यूशंस ऑफ हर मैरिज ऑन एनी ग्राउंड्स जो है मेंशन इन सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट अप्लाई कर सकती है। इसी प्रकार जो अप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ टू नॉन मुस्लिम है, इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशंस टू नॉन मुस्लिम पर भी एक जो मुस्लिम लॉ अप्लाई हो सकता है, वो प्रीएम्पशन का राइट लेने के लिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, क्योंकि आगे हम इंटरप्रिटेशंस ऑफ जो मुस्लिम लॉ है उसके बारे में हमारा डिस्कशन बचा हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको करेंगे। वो थोड़ा सा ही उसमें कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स ऑन मुस्लिम लॉ। इफ़ यू एंजॉय, प्लीज़ like and subscribe my channel so that you will get notification time to time. If you have any query, please comment on the comment sections. I will try my best to give the answer. Thank you.